वाष्पन का कुछ टॉपिक पिछले वीडियो में छूट गया था, उसको मैं फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और इस वीडियो में बाकी जो हम लेने वाले हैं काम, वो ये कि हम कुछ प्रश्न का कलेक्शन लाए हैं। उस प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे ताकि उस प्रश्नों के माध्यम से जो अब तक पढ़ाया गया उसका दोहराव हो सके। तो सबसे पहले हम वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला, तापमान अधिक। अगर तापमान अधिक है तो वाष्पन तेज होगा। धूप तेज है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, जाहिर सी बात है, यानी वाष्पन तेज हो रहा है। दूसरा ये कि अगर सतह का क्षेत्रफल अधिक है तो वाष्पन तेज होगा। इन दो कटोरों में ये खुली हुई सतह, यहाँ जल की ज़्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ जहाँ ज़्यादा है खुली सतह वहाँ वाष्पन तेज होगा, और जहाँ सतह कम है खुली हुई वहाँ वाष्पन कम होगा। तीसरा कि हवा की गति अगर अधिक होगी तो वाष्पन तेज होगा। जैसा कि हम लोग रात में कभी कपड़ा सुखाने उखाने के लिए पंखे के पास कपड़े को रख देते हैं, उसका कारण ये है कि वहाँ पे वाष्पन तेज होगा, कपड़े से पानी जल्दी उड़ के वाष्प में बदल के उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वाष्पन की दर बढ़ जाती है। फिर है हवा की नमी कम अगर है तो वाष्पन तेज होगा। हवा में नमी कम का मतलब ये है कि हवा में पहले से ही जल की मात्रा अगर नहीं है या कम है भाप के रूप में, तो कपड़े या किसी बर्तन या कहीं पे भी जहाँ पानी है वहाँ से भाप बन के जल्दी जल्दी जाने लगेगा, पानी वाष्पन ज़्यादा तेज़ी से होगा। और जब हवा में नमी अधिक पहले से ही रहेगी तो ये वाष्पन की दर घट जाएगी, यानी उड़ करके जो किसी सतह से या कपड़े से, या कपड़ा लेट सूखेगा, इस तरह की बात है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर तो गर्मी ज़्यादा है, हवा तेज़ है, सतह बड़ी है और नमी कम है, इन सभी केस में वाष्पन तेज होगा। लेकिन अगर गर्मी के बजाय ठंडी है, हवा धीमी है या नहीं है, सतह छोटी है और नमी ज़्यादा है, तो वाष्पन धीमा हो जाएगा। तो एक पंक्ति में वाष्पन वह प्रक्रिया जिसमें द्रव बिना उबले धीरे धीरे भाप यानी गैस में बदल जाता है। तो ये इसमें। अब आगे उन प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं जिन प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया है। इसमें कुछ सरल स्तर के भी हैं, कुछ अच्छे स्तर के भी हैं। मेरा उद्देश्य कुल है कि जो हम लोग पढ़ा है उसे दोहरा लिया जाए। पहला, पदार्थ किसे कहते हैं? जो दिखाई दे, जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जो केवल ठोस हो, जो केवल गैस हो। तो इसका सही जवाब है जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे। पदार्थ बना होता है कोशिकाओं से, उष्मा से, परमाणुओं, कणों से या प्रकाश से। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा कणों से। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पानी, हवा, रिक्त स्थान कुछ नहीं। तो हमने बताया था उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, अंतराणु का स्थान। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ये। फिर है पदार्थ के गण सदैव कैसे रहते हैं? स्थिर, गतिशील, ठंडे, गर्म, चाहे कैसे। तो इसका जवाब है कि गतिशील रहते हैं। मैंने बताया था कि जो पदार्थ के कण होते हैं, कोई इधर गति करता है, कोई इधर गति करता है, कोई इधर गति करता है। और अगर बहुत करीब करीब कई ढेर सारे हैं तो कुछ नहीं तो वहीं बीच में ही वो क्या करेगा? कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा, जैसे कि स्प्रिंग, जैसे कि पेंडुलम करता है। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न है कि, तो यहाँ उत्तर होगा गतिशील। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, विकर्षित, नष्ट, अलग। इसका हमने उस वीडियो में भी जिक्र किया था। इसका उत्तर होगा आकर्षित। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यहाँ ये होगा सही। मैंने यहाँ में प्रिंटिंग है, इसका होगा सही, गलत, केवल गैस में, केवल ठोस में। तो इसका उत्तर है सही। पदार्थ निम्नलिखित पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित में पदार्थ कौन नहीं है? इसमें पानी, हवा, प्रकाश, लकड़ी। तो लकड़ी स्थान घेरती है, उसमें द्रव्यमान होता है। हवा स्थान घेरती है, उसमें भी द्रव्यमान होता है। गुब्बारे वाले उदाहरण से हमने समझा था। पानी में द्रव्यमान और स्थान दोनों घेरती है, दोनों बात ठीक है। प्रकाश ही है जिसमें ये दोनों गुण नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर प्रकाश होगा। हवा स्थान घेरती है इसलिए पदार्थ है, पदार्थ नहीं है, केवल गैस है। इसमें से कोई नहीं, तो केवल पदार्थ। ये सही है कि पदार्थ है। पदार्थ का आवश्यक गुण नहीं है द्रव्यमान, स्थान घेरना, चमकना, कणों से बना होना। तो उसका आवश्यक गुण है नहीं है, कौन है? चमकना। उसका द्रव्यमान होगा, यह आवश्यक गुण है। स्थान घेरेगा, यह आवश्यक गुण है। वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, यह आवश्यक गुण है।
पदार्थ के कणों का निरंतर गति करना इसका प्रमाण है आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण या चुंबकत्व। तो गतिज ऊर्जा का, जहाँ पे भी गति होगा जिन चीज़ों में, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो इसलिए चूंकि उनके कण गति कर रहे हैं तो उसमें ये किसका प्रमाण है? गतिज ऊर्जा की। उनके पास कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। कणों के पास, पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। अगला, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार होता है निश्चित, अनिश्चित, बदलता रहता है, कोई नहीं, तो इसका जवाब है निश्चित। ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? निश्चित या अनिश्चित? इसका जवाब होगा अनिश्चित। द्रव का आयतन वो निश्चित होता है। गैस का आकार, गैस जिस भी चीज़ में रहती है उसका आकार ले लेती है, यानी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम गैस का आयतन। तो गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। ठोस का आकार होता है। ठोस के कण होते हैं बहुत पास, थोड़े दूर, बहुत दूर या समान दूरी पर। तो इसका जवाब होगा बहुत पास। ठोस के कण होते हैं, द्रव के कण होते हैं ठोस से अधिक दूर, गैस से अधिक दूर, बिल्कुल जुड़े, बहुत दूर। तो द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े अधिक दूर होते हैं, यही जवाब सही हो जाएगा। गैस के कण होते हैं पास पास, बहुत दूर दूर, जुड़े हुए, स्थिर। तो इसका जवाब होगा बहुत दूर दूर। सबसे अधिक संपीड्य अवस्था है, संपीड्य का मतलब जिसे दबाया जा सके, जो बहुत ही कंप्रेस, मतलब जिसको हम दबा के रख सकते हैं, तो वो कौन है? गैस। ठोस को उतना दबाना आसान नहीं है, द्रव को भी दबाना उतना, लेकिन गैस को सबसे ज़्यादा, गुब्बारा को, फूले हुए गुब्बारे को दबाना ज़्यादा आसान है। उसमें अगर छर्रे भरे हो तो उसको दबाना कठिन है, और उसमें अगर पानी वानी हो तो उसको दबाना जो थोड़ा ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कठिन है। तो ये हो गया कि सबसे आसान किसको होगा? जब हवा भरा रहेगा, और पानी रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और अगर छर्रा और भरा तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है? तो जिनके कण बहुत, जितने पास पास होंगे उन पे आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ठोस में तो बहुत पास पास होते हैं कण, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो सबसे कम बल यहाँ लगेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ, और सबसे ज़्यादा बल ठोस में। तो ये इसका जवाब होगा कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में लगता है। सबसे कम आकर्षण बल गैस में लगेगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा दूर दूर कण होते हैं। गैस जिस पात्र में रखी जाती है वही आकार ले लेती है, अपना आकार बनाए रखती है, फैलती नहीं है, जम जाती है। तो इसका जवाब होगा वही आकार ले लेती है। द्रव सबका आकार लेती है क्योंकि, ये थोड़ा सा सवाल मिसप्रिंट हो गया, इसको देखिए। द्रव सबका आकार लेती है क्योंकि कण स्वतंत्र रूप से फिसलते हैं, कण स्थिर रहते हैं, आकर्षण बल बहुत अधिक, आयतन नहीं होता। तो इसका जवाब होगा कि उनके पास आयतन नहीं होता। इसका कि कण स्वतंत्र रूप से फिसलते हैं, इसका जवाब क्या होगा? अगला प्रश्न, अवस्था परिवर्तन किसके कारण होता है? ताप के कारण कि दाब के कारण कि दोनों के कारण, कि इनमें से कोई नहीं? तो मैंने बताया था कि हम लोग ताप बदल के भी अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, और दाब के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा दोनों से। बर्फ को पानी में बदलना क्या कहलाएगा? बर्फ को अगर पानी में बदलते हैं तो क्या कहलाएगा? बर्फ को पानी में गला रहे हैं तो ये गलन कहलाएगा। पानी को बर्फ में बदलना, जमा रहे हैं तो ये जमना कहलाएगा। पानी को भाप में बदलना क्या कहलाएगा? जरा सोचिए। वाष्पीकरण। इसमें वाष्पन भी दे सकता था, तो वहाँ हमें ध्यान देना होगा कि पानी को भाप में बदलना, वाष्पीकरण और भाप दोनों एक साथ देता नहीं। अगर दे देता तो हमें फिर उस क्वेश्चन को ताप भी देखना पड़ता कि किस ताप पे कहा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे कहता तो वाष्पीकरण, और किसी भी ताप पर तो वाष्प। भाप और का पानी में बदलना, वो ढक्कन जब हम रख देते हैं तो पानी की बूंदें आ जाती है भगोने में, दूध गर्म करने के बाद, वही वाली घटना। या पानी बरसता है, या ओस की बूंदों का बनना, ये सब किसका उदाहरण है? संघनन। तो इसका उत्तर होगा संघनन। फिर ठोस सीधे गैस में जब बदलता है इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, कपूर वाला उदाहरण।
इसी तरह से गैस सीधे जब ठोस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण के लिए मैंने बताया था, जैसे ठंडे प्रदेशों में जो हवा में वाष्प है वो सीधे किस में बदल जाते हैं, बर्फ़ में। वो पानी में बदलने ही नहीं पाते, वो सीधे बर्फ़ में बदल जाते हैं, जिसको हम पाला भी नाम दिए थे कि पाला जैसे पड़ता है, उसको हम निक्षेपण के कहते हैं। इसी तरीके से ताप बढ़ने पर सामान्यतः पदार्थ बनता है। ताप बढ़ेगा तो ठोस है अगर है तो पहले द्रव और फिर गैस बदल जाएगा, ठीक है, डी सही होगा। ताप घटने पर भाप बदलती है, किसमें बदलती है, ताप अगर घटे तो भाप पहले किसमें बदलेगी, द्रव में। भाप पहले द्रव में, फिर और ठंडा करेंगे तब ठोस में, तो पहले किसमें बदलेगी, द्रव में। वाष्पीकरण होता है केवल सतह पर, पूरे द्रव में, केवल नीचे कहीं नहीं, तो कहाँ होगा, पूरे द्रव में। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा वाष्पीकरण होता है, तो ये तो पूरे द्रव में होगा, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा बदल दूँ कि ये वाष्पन लिख दूँ कि वाष्पन होता है, तो केवल सतह पे हो जाएगा, ठीक है ना। उबलना होता है, यहाँ बल्कि यहाँ मैं लिखना चाहता था वाष्पन ही, ये मैंने गलती से वाष्पीकरण लिख दिया, तो आप लोग इसको वाष्पन समझ के अगर कीजिए तो इसका उत्तर होगा केवल सतह पर। उबलना होता है पूरे द्रव में, ठीक है। कपूर उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। पाला बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है, निक्षेपण का। बर्फ गर्म करने पर पहले क्या बनेगी, पहले पानी में बदलेगा। भाप ठंडी होने पर पहले किस में बदलेगी, गैस में बदलेगी, ठीक है ना। सब आसान प्रश्न हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखते जाइए सिर्फ दोहराने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, यानी कि जो सीधे ठोस से गैस में बदलता है, तो उसका जवाब होगा कपूर। सर्दियों में घास पर पाला बनना किसका उदाहरण है, निक्षेपण, ठीक है। या इसको हम पाला की बात, सॉरी, यहाँ पाला के लिए हम निक्षेपण नहीं जमना कहेंगे। पाला का मतलब हो गया कि बर्फ़ की बूंदें बर्फ़ में बदल जाती हैं, तो उसको जमने का उदाहरण है। हथेली पर एसीटोन डालने पर ठंडक महसूस होती है। एसीटोन हो गया, या जैसे हैंड सैनिटाइज़र भी डालते हैं तो हाथ ठंडा लगने लगता है, क्यों, क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है, हमारे हाथ से गर्मी लेकर के उड़ जाता है, तो हमारे हाथ से चूँकि गर्मी ले लिया और वो वाष्पीकृत होकर के उड़ गया, तो हमारा हाथ के तापमान को घटा दिया, इसलिए हमारा हाथ कैसा फील करता है, ठंडा। तो इसको हम यहाँ पे वाष्पीकरण ऊष्मा लेता है, ठीक है ना, ये देंगे उदाहरण बी सही, इसका ऑप्शन बी सही है। गैसों का प्रसार द्रवों से तेज क्यों होता है, प्रसार का मतलब गैसों का प्रसार यानी कि फैलता, गैस ज़्यादा तेज फैलता है। आप थोड़ा सा एक परफ्यूम लगाएंगे पूरे कमरे में फैल जाएगा, एक अगरबत्ती जलाते हैं पूरे कमरे में बहुत तेज़ी से ठंड वो कर देगा, लेकिन एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी डालेंगे तो बहुत तेज़ी से नहीं फैलेगा, उसका एक अपना एक स्पीड होगा फैलने का, या ढलान वलान पे निर्भर करेगा कि किधर को ढलान है, उस तरह से ढलान है या नहीं भी है, उस पर भी निर्भर करेगा। उसका कारण होता है कि गैसों के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कम होता है, तो वो स्वतंत्र होते हैं, जिधर चाहे उधर मन करता है भाग के चले जाते हैं। तो इसका जवाब होगा बी। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, ताप जब बढ़ता है तो जो अंदर के कण हैं उनको ऊर्जा मिलती है, वो और तेज चलने लगते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम ही को एक जलता हुआ लोहा छुला दिया जाए तो हम भी दौड़ने भागने तेज़ी से लगेंगे। एक ये फ़नी वे में समझाने का तरीका है किसी को, लेकिन एक तरीके से ऐसे समझना है कि अगर किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उससे हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो तेज़ी से इधर उधर क्या करेगा, गति करने लगेगा, और जब गति करेगा तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ताप बढ़ने पर पदार्थों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ताप घटने पर गैस के कण तेज से चलते हैं, धीमे चलते हैं, गायब हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो हम भी ठंडक में क्या हो जाते हैं, ठिठुर जाते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं, वैसे ही कण भी है, वो भी धीमे चलने लगते हैं। रेफ्रिजरेटर से निकली बोतल पर पानी की बूंदें क्यों बनती हैं, वाष्पीकरण के कारण, संघनन के कारण, जमना या गलन, संघनन के कारण। नेफ्थलीन की गोलियां धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, क्यों, नेफ्थलीन की गोलियां धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, क्यों,
ऊर्ध्वपातन के कारण, क्योंकि ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल रहा है। मैंने वहाँ कपूर, नफ्थलीन और अन्य चीज़ों के उदाहरण बताए थे, उसमें ये भी था। हवा चलने पर कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि हवा ठंडी होती है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है, पानी जम जाता है, आकर्षण बल। तो इसका जवाब होगा वाष्पीकरण बढ़ जाता है। अगला है वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है सतही, आंतरिक, रासायनिक और जैविक। तो इसका जवाब होगा सतही। मैंने बताया था कि वो सतह पर सिर्फ होगा। यहाँ वाष्पीकरण जहाँ जहाँ लिख रहा, यहाँ पे वाष्पीकरण ना होकर वाष्पन होगा, अंग्रेजी होगा इवेपराइजेशन। अवस्था परिवर्तन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? रंग, ताप एवं दाब, स्वाद, गंध। तो इसका जवाब होगा ताप एवं दाब पर। तो इस तरीके से कुल 61 क्वेश्चनों का ये संकलन था जिसको मैंने समझाया, जिसका एक मैंने किया। इसके बाद में कुछ और वीडियोस इसके और आगे के इसी से संबंधित पदार्थ और पदार्थ के अवस्थाओं से संबंधित, उनके गुण से संबंधित मैं और वीडियोस को बनाऊंगा जो इस टॉपिक को और ज़्यादा कवर करे और सरल तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा। और उसके साथ ये नोट और वीडियो कनेक्टेड रहेंगे ताकि साथ साथ आप अपना दोहरा सकें, आप उसको अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।